नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका। वेलकम ऑल। आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, स्वागत है आप सभी लोगों का। आरओ की परीक्षा आपकी 27 जुलाई को। आज बृहस्पतिवार का दिन, केवल और केवल आज के दिन को भी जोड़ लिया जाए तो 3 दिन और बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में। और मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही थी। इस मॉक टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत मैं रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो आरओ की परीक्षा में रीजनिंग से 10, 11, 12 से लेकर के 15 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। उसी कड़ी में ये 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रीजनिंग विषय का आप लोगों के लिए रोज शाम को 7:30 बजे शुरू होता है। तो स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं क्लास से, वेलकम ऑल। और जितने लोग जुड़ते रहेंगे उनका भी स्वागत है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर प्राज्ञ श्रृंखला के अंतर्गत मॉक टेस्ट 4 और देखते हैं कि आज के क्लास के क्वेश्चंस हमारे सामने कैसे। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने कहता है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे पहले दो शब्द संबंधित हैं। ठीक, तो इसका संबंध क्या है? सेलर्स और क्रू, ये लिखा हुआ है। तो सेलर्स का संबंध क्रू से जैसे है, वैसे ही सीप का संबंध किससे होगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे, वो पूछा गया है एनालॉगी का। किसका क्वेश्चन है? एनालॉगी का क्वेश्चन है। और सेलर्स और क्रू का आपस में संबंध क्या हो सकता है? हिंदी उसने लिखी नहीं, जानबूझ करके अंग्रेजी के शब्दों को ही हिंदी में लिख करके दिया। सेलर्स का मतलब क्या होता है? सेलर्स यानी जो नाव को खेते हैं, नाव चलाते हैं, दैट इज नाविक। ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि सेलर्स यहां पर नाविक है और फिर आगे लिखा है क्रू, तो नाविक और क्रू यानी नाविकों का दल, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, सेलर्स यानी कि नाविक और क्रू यानी कि नाविकों का दल। क्रू का मतलब क्या होता है? दल या समूह, है कि नहीं? तो अगर आगे लिखा है सेलर्स और उसके आगे क्रू लिखा है तो नाविक और ये क्रू का मतलब यहां पर क्या हो गया? इसी संबंध में नाविकों का दल। क्या हो गया? नाविकों का दल। तो आगे संबंध किसका बनेगा? आगे लिखा हुआ है सीप। सीप माने क्या होता है? भेड़। ठीक है, तो जिस प्रकार से नाविक का संबंध है क्रू यानी नाविकों का दल से, उसी प्रकार सीप का मतलब होता है भेड़। तो यहां पर आगे संबंध किससे होना चाहिए? भेड़ का दल या भेड़ों का समूह, यही होना चाहिए कि नहीं? तो अगर भेड़ों का समूह इसका उत्तर होना चाहिए, तो ऐसा कहां लिखा हुआ है? हर्ड यानी समूह, क्राउड, आर्मी, फ्लॉक। तो भेड़ों का समूह किसको बोलते हैं? अंग्रेजी आनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा आप लोगों का, है कि नहीं? तो जिस प्रकार से नाविकों के समूह को क्रू बोलते हैं यानी नाविकों का दल, उसी प्रकार से भेड़ के समूह को क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉक यानी कि भेड़ों का समूह, भेड़ों का झुंड किसको बोलते हैं? फ्लॉक को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। भेड़ किससे संबंधित हो जाएंगे? भेड़ों के समूह से संबंधित हो जाएंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कोडिंग और डिकोडिंग से यदि एक कूट में यानी कोड में पिक्चर को KRXGFIB लिखा जाता है, तो उसी कूट में टेलीकॉम को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, पिक्चर का कोड दिया है और टेलीकॉम का कोड जानना चाहता है। तो आओ सबसे पहले लॉजिक पता लगाएं कि आखिरकार ये जो पिक्चर का कोड हमको दिया गया है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। पिक्चर का कोड है KRXGFI और V। चूंकि लेटर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उनको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा रीजनिंग में कहीं पर भी लेटर मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है? उसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अगर यहां पर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास में 16, 9, 3, 20, 21, 18 और ये 5 हो गया। के की प्लेस वैल्यू 11, आर की 18, एक्स की 24, जी की 7। तो ये तो अपोजिट मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है? अपोजिट। अल्फाबेटिकल सीरीज में अपोजिट लेटर्स की वैल्यूज का योग कितना होता है? 27 होता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का योग होता है 27। और यहां पर पी का कोड किया गया है के। पी की प्लेस वैल्यू 16 है, के की प्लेस वैल्यू 11 है, यानी 16 और 11 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा।
9 + 18 27, 3 + 24 27, 20 + 7 27, f की वैल्यू 6 यानी 21 और 6 27। तो अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का योग 27 होता है और यहां पर पिक्चर के अंतर्गत लिखे गए लेटर्स को उसके अपोजिट लेटर से चेंज कर दिया गया। सेम लॉजिक किस में लगाएंगे? टेलीकॉम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर हम टेलीकॉम में सेम लॉजिक लगाएंगे तो इसके आधार पर हमको अपोजिट लेटर्स चाहिए। टी का अपोजिट क्या है? यहां ऑलरेडी दिया गया, यहीं से उठा लेते हैं। टी का अपोजिट जी। ई का अपोजिट क्या होगा? दिया गया है वी है, तो ई का अपोजिट वी हो गया। यहां पर भी ई का अपोजिट वी हो गया। ठीक, अब हमको जो कोड मिल रहा है उसमें जी वी वी करके मिलेगा। ऐसे दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ए और एक डी वाला। एल का अपोजिट क्या होगा? एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 12। कितना जोड़ जो कि 27 हो जाए, क्योंकि अपोजिट लेटर्स का योग कितना होता है? 27। तो 12 में यदि 15 को जोड़ दिया जाए तो 27 आएगा। तो 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती? ओ की, तो जी वी ओ वी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी का अपोजिट क्या? ये दिया गया है ना, सी का अपोजिट में एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स हो गया। ओ का अपोजिट एल और एम का अपोजिट एन, यानी कि जी वी ओ वी एक्स एल एन, ये हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा और यही टेलीकॉम का क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। सिंपली अपोजिट लेटर्स का खेल चल रहा था प्लेस वैल्यूज के आधार पर। प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बार बार घुट्टी पिलाई है सिफिलोरक्स की, कि सिफिलोरक्स वाला टॉनिक पियो और प्लेस वैल्यूज याद रखो। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये रहा नंबर सीरीज। एक क्वेश्चन आना ही आना है नंबर सीरीज का आपकी परीक्षा में। 3 3 12 108 क्वेश्चन मार्क 43,200, बहुत बड़ी संख्या दे दी। श्रृंखला 3 से शुरू हो रही है और 43,200 पर खत्म हो रही, तो ये तो कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन चलेगा, क्योंकि बिना मल्टीप्लिकेशन के ये क्वेश्चन बन नहीं सकता। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या चलेगा ये देखा जाए तो ये कैसे पता चल रहा है हमको? यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। यहां आते हैं तो 12 9 108 हो रहा है। यहां आते हैं तो 3 चौको सीधे सीधे 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 12 9 108, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है? 3 चौको 12। अगर ये 4 है और ये 9 है, ठीक, तो क्या लॉजिक लगाया जाए? 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर और 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो एक लॉजिक ये बन सकता है कि 3 में 2 के स्क्वायर का गुणा किया तो 4 यानी 12, 12 में 3 के स्क्वायर का गुणा किया 12 9 108। अगर सेम लॉजिक पर चलते हैं तो यहां पर इंटू 1 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो 1। तो 3 एकम 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या होना चाहिए? इंटू 4 का स्क्वायर होना चाहिए। इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब अगर 108 में 16 का गुणा करें तो कितना आएगा? 100 इंटू 16 कितना हो गया? 1600। और 16 अट्ठे कितना होता है? 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक। तो 1600 में अगर 128 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1728 आना चाहिए। क्या 1728 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी 1728 हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा था कि काफी बड़ा है, क्योंकि श्रृंखला 3 से शुरू होकर के 43,200 पर खत्म हो रही थी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आसान था, क्योंकि सिंपली 1 2 3 4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था। ठीक, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लता के बारे में है। लता कहीं घूम रही है और वो कितना दूर है अपने आरंभिक बिंदु से, ये हमको बताना है, यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है लता दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चलती है, ठीक, फिर पश्चिम में 14 मीटर की दूरी तय करती है, यहां से 7 मीटर उत्तर पश्चिम में, और अंत में पूर्व में 4 मीटर की दूरी को तय करती है। एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, जहां वह खड़ी है वहां से आरंभिक बिंदु कितना दूर है, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। क्या उत्तर आएगा इसका? आइए देखा जाए। सबसे पहले जिन लोगों को डायरेक्शंस नहीं पता है उनको डायरेक्शंस बता दें। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक। अब उसने हमसे कहा है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच से होकर के जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? साउथ ईस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम साउथ और वेस्ट के बीच से जाएं तो साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, और ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक। ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं।
तो उसने बोला है कि लता दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, दक्षिण पूर्व यानी इधर इस डायरेक्शन में 7 मीटर चलती है। तो लता को ऐसा करते हैं कि दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलाते हैं। ये हमारे पास एक बिंदु है और इस बिंदु से लता को दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चला दिया। पश्चिम में 14 मीटर की दूरी तय करती है, तो पश्चिम उस तरफ पड़ेगा, तो यहां से पश्चिम दिशा में जाती है और कितनी दूरी तय करती है, 14 मीटर की दूरी को और तय करती है। ठीक, कहता है यहां से 7 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है, तो यहां से 7 मीटर उत्तर पश्चिम, इधर पड़ेगा हमारा उत्तर पश्चिम, 7 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, तो ये हो गया 7 मीटर उत्तर पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। कहता है अंत में पूर्व में 4 मीटर की दूरी को और तय करती, तो यहां से वो पूर्व दिशा की ओर जाती है, तो पूर्व दिशा इस तरफ पड़ेगी। ठीक है, यहां से पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी उसने और तय की है। ठीक, फिर कहता है एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, तो ये वो बिंदु हो गया जहां पर अब वो खड़ी हो गई है और ये क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कहता है जहां वह खड़ी है वहां से आरंभिक बिंदु कितना दूर है, यानी इस जगह पर जहां पर वो आकर के रुकी है वहां से प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, ये डायगोनल है ना, ये 7 और ये 7 अगर आपस में बराबर हैं डायगोनली, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी। ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी है, 14, और ये डिस्टेंस कितनी है, 4, तो ये भी टोटल हमारे पास कितनी होगी, 14 होगी कि नहीं होगी। ये नीचे 14 है तो ये भी 14 होगी, उसमें से 4 डिस्टेंस हमने कवर कर ली ऑलरेडी, 4 हमने ऑलरेडी कवर कर ली, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी निकल करके आएगी, 14 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 10। यानी जिस बिंदु पर अब वो खड़ी है वहां से प्रारंभिक बिंदु 10 मीटर की दूरी पर होगा, और ऐसा हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित, कहता है ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति दिए हुए, इन 6 व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता और एफ का दादा है, समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 मां है, तो पूछा है मां कौन है। बताइए उत्तर, मां कौन है। कौन है मां, क्या निकल करके आ रहा है, ई ए बी डी, क्या उत्तर होना चाहिए। हाँ आओ देखो, कहता है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, सी क्या है, एफ की बहन है। ठीक है, तो सी हमारे पास सी बहन है, किसकी बहन है, एफ की बहन है, सी एफ की बहन है। कहता है बी ई के पति का भाई है, बी कौन है, ई के पति का भाई, अभी बी और ई हमको नहीं पता। फिर उसने कहा है कि डी ए का पिता और एफ का क्या है, दादा। ये डी कौन है, ये डी, ये ए का तो पिता है लेकिन एफ का क्या है, दादा। डी ए का पिता और एफ का दादा है, यानी ये जो एफ हमारे पास है, इस एफ का दादा कौन है, तो इस एफ का दादा है डी। एफ का दादा कौन है, डी है। ठीक, तो डी एफ का दादा, और उसने क्या बोला, डी ए का पिता है। डी कौन है, ए का पिता, तो डी ए का पिता हो गया, तो यहां पर कौन नीचे आ जाएगा, ए। ठीक, तो डी कौन हो गया, ए का पिता, और डी कौन हो गया, एफ का दादा। ठीक, सिंपल सी कंडीशन है कि सी एफ की बहन है और डी ए का पिता है, तो डी ए का पिता और एफ का दादा है, तो डी एफ का दादा, डी और एफ के बीच में 2 जनरेशन का गैप हो गया। ठीक, फिर कहता है बी ई के पति का भाई है, समूह में 2 पिता हैं, समूह में 2 पिता हैं, 3 भाई हैं और 1 मां है। समूह में 2 पिता हैं, 3 भाई है और 1 मां है। इस वाली लाइन को अभी हमको अरेंज करना है कि बी कौन है, ई के पति का भाई है। बी कौन है, ई के पति का भाई, ई का पति का भाई। ठीक, कहां पर अरेंज कर सकते हैं,
डी के साथ अरेंज कर सकते हैं क्या इसको, कि डी की शादी हमने ई के साथ करा दी, ठीक है, और ई के पति का भाई कौन हो गया, बी हो गया, ई के पति का भाई बी हो गया। ठीक, एक तो ये स्थिति हमारे सामने है। दूसरी स्थिति अगर हम ऐसा करते हैं तो ई केवल और केवल क्या कहलाएगी, मां। उसने हमसे पूछा है मां कौन है, तो अगर डी की शादी हो गई ई से तो डी और ई क्या हो गए, पति पत्नी। बी ई के पति, तो ई का पति डी होगा और उसका भाई कौन हो गया, बी, तो बी ई के पति डी का भाई हो गया, तो बी भाई हो जाएगा डी का और डी भाई हो जाएगा बी का। ठीक, और फिर उसने बोला है कि हमारे पास तीन भाई हैं, तो तीन भाई डी बी हो गए और एफ सी का भाई हो जाएगा, क्योंकि तीन भाई बोला है तो एफ बी सी का भाई हो जाएगा। एक माँ है केवल। अच्छा, एक दूसरी स्थिति यह भी बनती है कि अगर हम शादी कराएं किसकी, ए की ई के साथ में, तो ए ई की शादी करा दी जाए। अब अगर ए ई की शादी करा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा कि ए की पत्नी कौन है, ई, तो ए उसका पति हो गया और बी को ए का भाई बना दिया गया, तो बी कौन हो गया, ई के पति ए का भाई हो गया। उस स्थिति में भी मां कौन कहलाएगी, ई ही कहलाएगी। यानी दोनों में से कोई भी स्थिति ली जाए तो मां कौन कहलाएगी, केवल और केवल ई। ध्यान से देखना, क्योंकि ये तो तय नहीं ना कि शादी किसके साथ की जाए। ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं कि डी का विवाह किसके साथ कराया जाए, ई के साथ, तो डी का विवाह ई के साथ करा दिया, तो ई का है पत्नी। अब ई का पति कौन है, डी, और बी कौन है, ई के पति का भाई, तो बी ई के पति का भाई हो गया। ये कंडीशन बन गई हमारे पास में। अब इस कंडीशन के आधार पर उसने कहा दो पिता हैं, तो एक पिता कौन हो गया, डी ए का पिता, और एक इसका पिता बन जाए एफ और सी का, तो दो पिता हो गए। तीन भाई, तो बी किसका भाई है, डी का, डी किसका भाई है, बी का, और एफ किसका भाई है, सी का, तो तीन भाई। और एक मां कौन हो गई हमारे पास में, ई हो गई, केवल और केवल। तो उसने हमसे पूछा मां कौन है, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ई मां है। लेकिन ये बी और ई को हम ए के साथ भी अरेंज कर देंगे, लेकिन आंसर हमारा उससे बदलने वाला नहीं है। जैसे कि यहां पर सी बहन है किसकी, एफ की। ठीक, फिर डी कौन है, डी दादा है, किसके दादा हैं, एफ के दादा हैं। ठीक, और डी कौन है, ए के पिता। अब अगर डी ए के पिता हैं और हम शादी कर देते हैं किसकी, ए की ई के साथ में, तो ई का पति यानी ए का भाई कौन है, बी, तो ई के पति ए का भाई है बी, तो ई कौन हो गई, माता। अब भी स्थिति सेम रहेगी कि हमारे पास दो पिता हैं, दो भाई और एक एफ भाई, किसका, सी का, तीन भाई और एक मां है, ई। तो अब बी प्रश्न का उत्तर ई रहेगा, चाहे हम बी और ई को कहीं पर भी अरेंज करें। हमारा आंसर उसने जानना चाहा कि मां कौन है, तो मां केवल और केवल ई ही हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है। हमारे पास मां पूछा है, दो ही हमारे पास ऐसे लोग हैं जो क्या है, फीमेल हैं। एक तो सी, वो मां हो नहीं सकती, तो बच्चा कौन, ई, वो मां हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग नंबर। 3, 8, 6, 15, 40, 30, 3 दूनी 6 प्लस का 2 8 हो रहा है, 15 दूनी 30 प्लस का 10 40 हो रहा है, नहीं बनेगा। तो फिर 3 पचे 15, 8 पंच 40, 6 पंचे 30, ये तो दिख रहा है कि ये क्या है, 3 पचे 15 है, 8 पंच 40 है, 6 पंचे 30 है। ठीक, और दूसरी एक चीज क्या दिख रही है, दूसरी एक चीज क्या दिख रही है, ध्यान से देखो, 3 पचे 15, 8 पंच 40, 6 पंचे 30, यानी यहां से यहां इनके बीच में क्या किया गया है, 5 का गुणा। ठीक है, यहां से यहां पर 5 का गुणा, 3 इंटू 5 करो तो क्या मिलता है 15, 8 इंटू 5 करो तो 8 पंच 40, और 6 इंटू 5 करो तो 6 पंचे 30। अब क्या करा है आगे, 15 से 10, 40 से 35, 5 5 का अंतर है, यानी 15 माइनस 5 करो तो 10 मिलता है, 40 माइनस 5 करो तो 35। तो अगर हम 30 माइनस 5 कर दें तो कितना मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए, और यही 25 फिर हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक, 25 इज राइट आंसर। एक और लॉजिक दिख रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 माइनस 10 कर दें तो आता है 5, और 5 में 3 का गुणा करें तो अगेन बीच की संख्या 15, 40 माइनस 35 5, और 8 पंच 40 बीच की संख्या, तो यहां पर 30 मिल रहा है, 6 पंचे 30 हुआ होगा, यानी 30 में किसको माइनस करें कि हमको 5 मिल जाए 6 पंचे 30 करने के लिए, तो 25 कर दें, तब भी आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, जरा पढ़ो।
किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, ठीक, 30% की नीली आंखें और 12% के भूरे बाल और नीली आंखें दोनों हैं। शहर में कितने प्रतिशत लोगों के ना तो भूरे बाल हैं और ना ही नीली आंखें हैं? ठीक, क्वेश्चन समझ आया? क्या कहता है? कहता है कि किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, 40% ऐसे लोग हैं जिनके बाल कैसे हैं? भूरे, और 30% ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें कैसी हैं? नीली हैं, जिनकी आंखें नीली हैं। और कहता है 12% लोग ऐसे हैं जिनके भूरे बाल और नीली आंखें दोनों हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों की संख्या जानना चाहता है जिनके ना तो बाल भूरे हैं ना ही आंखें नीली हैं। ठीक है, और तो फिर आप फिगर बनाते हैं सबसे पहले इनका। अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, ये भूरे बालों वाले लोग होंगे। ये हो गया हमारे पास दूसरा सर्कल, ये नीली आंखों वाले लोग होंगे। तो ये हो गए हमारे पास में भूरे बाल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास में भूरे बाल। ठीक है, उसने क्या बोला है? 40% लोगों के भूरे बाल हैं, टोटल 40% लोगों के भूरे बाल हैं। और ये हो गई नीली आंखें। ठीक है, नीली आंखें, और ये नीली आंखें कितने हैं? 30% लोगों के पास नीली आंखें हैं। ये कंडीशन है। ठीक, अब इसके आगे के डाटा को एंटर करते हैं और प्रश्न का अपना उत्तर निकालते हैं। कॉमन एरिया क्या है? तो उसने कहा है 12% के भूरे बाल और नीली आंखें, यानी भूरे बाल और नीली आंखों वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल भी भूरे हैं और आंखें भी क्या हैं? नीली हैं। ऐसे लोगों की संख्या क्या है? 12%। यानी ये 12% यहां पर कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12% दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, और फिर अब अगर 12% दोनों में कॉमन है तो भूरे बाल वाले टोटल कितने हैं? 40। 40 में से 12 चले गए, कितने बचे? यानी 28% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बाल केवल भूरे हैं। ठीक है, केवल भूरे बाले वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 28%। भूरे बाल प्लस नीली आंखों वाले व्यक्तियों की संख्या 40 है, उसमें से 12% क्या है? कॉमन है। तो 40 में से 12 घटा दिया, 28 आ गया। 28% वो लोग हैं जिनके, जो ऐसे हैं जिनके बाल केवल भूरे हैं। ऐसे ही केवल नीली आंखों वाले लोग कितने हैं? टोटल है 30%। 30 में से 12 घटा दिए तो कितना बचा? 18% ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें क्या है? केवल नीली हैं। ठीक, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, ये वही वाली नीली आंखें हैं, बच के रहिएगा, हिप्नोटाइज कर देती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हनी सिंह कहते हैं कि ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू। ठीक, आओ भरा आगे चलते हैं। तो अब ये हमारे पास कंडीशन किसकी दी गई है? 100% लोग हैं। किसी शहर की बात कर रहा था, 40% लोगों 30% लोगों को डाटा दिया था। तो अब हमारे पास टोटल 100% लोगों में से, टोटल 100% लोगों में से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ भूरा या नीला है? 28% ऐसे हैं जिनके केवल बाल भूरे हैं, 18% ऐसे हैं जिनकी केवल आंखें नीली हैं, 12% ऐसे हैं जिनकी आंखें और बाल दोनों क्या हैं? भूरे तथा नीले हैं क्रमशः। ठीक, तो ये टोटल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका कुछ ना कुछ नीला या भूरा है? तो 28 + 12 + 18, ये कितना हो गया? 40 और 18, 58% लोग ऐसे ना जिनका कुछ ना कुछ नीला या भूरा है। तो 100% लोगों में से अगर मैं 58% को घटा देता हूं तो कितना आता है? 42%। और ये 42% उन लोगों की संख्या है जिनकी ना तो आंखें नीली हैं, जिनकी ना तो बाल भूरे हैं, यानी वो हम जैसे सामान्य लोग हैं। वो क्या हैं? काले बालों वाले और सामान्य काली आंखों वाले व्यक्ति। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 42%। ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न इस श्रृंखला पर आधारित है। कौन सी श्रृंखला? ये नीचे दी गई है। अल्फाबेटिकल सीरीज लिख करके दे दी, यानी क्वेश्चन आसान कर दिया हमारे लिए। अल्फाबेटिकल सीरीज लिख करके दे दी यानी कि क्वेश्चन आसान कर दिया। ठीक, तो कहता है श्रृंखला इस प्रश्न पर आधारित, दिए गए वर्णाक्षरों में से प्रथम अर्ध को उलट दिया जाए। ठीक, ये अल्फाबेटिकल सीरीज हमको दी गई है। अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। अब चूंकि 26 अक्षर होते हैं इसलिए अल्फाबेटिकल सीरीज को 13 के 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। ए से लेकर के एन तक को बोलते हैं फर्स्ट हाफ सीरीज
और एन से लेकर के जेड तक की सीरीज को बोलते हैं सेकेंड हाफ सीरीज। वो कह रहा है यदि प्रथम अर्ध को यानी फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए, फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए तो दाएं से नवें अक्षर के बाएं नवां अक्षर कौन सा होना चाहिए, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, तो सबसे पहले हमसे उसने पूछा क्या है कि दाएं से नवें के बाएं नवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से नवें के बाएं नवां, तो दाएं से नवें के बाएं नवां, दाएं से नवें के बाएं नवां अक्षर कौन सा होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मैंने हमेशा आपको बताया है क्या कि अपोजिट एंड को ऐड करते हैं, सेम एंड को माइनस। तो ये अपोजिट एंड है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, अपोजिट एंड है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी आ गया 18वां। यानी जिस लेटर की वो हमसे चर्चा कर रहा है ना, दाएं से नवें के बाएं नवां अक्षर कौन सा होगा, वो अक्षर कहां पर होगा, 18वें स्थान पर होगा। कहां पर होगा, 18वें स्थान पर। लेकिन 18वें स्थान पर कहां से, लेफ्ट से या राइट से, बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। देखो दिया हुआ है दाएं से नवां अक्षर, दाएं से काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, दाएं से। जब हम ए से काउंट करना शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, और जब हम जेड से काउंट करना शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं काउंटिंग फ्रॉम राइट। तो आपको कहां से काउंट करना है, आपको काउंट करना है राइट से, यानी जेड से काउंट करते हुए चलना है। लेकिन एक और कंडीशन प्रश्न में छुपी हुई है, क्या, उसने कहा है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश यानी ए से लेकर के कहां तक होता है, एम तक, 13 अक्षरों का, इसको पलट दिया जाए। तो पलटने का अर्थ क्या है, पलटने का अर्थ है ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लिखा है, अभी को पलट देंगे तो पहले एम आएगा, फिर एल आएगा, फिर के आएगा, एंड सो ऑन करते करते यहां पर कौन आएगा, ए आएगा। इसको पलट दिया जाए। ठीक, अब आपको बताना है कि दाएं से 18वां अक्षर कौन सा आएगा। अब महानुभाव लोग या बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, बुद्धिमान लोग करेंगे कि पूरा ए से लेकर के एम तक की श्रृंखला को पलट करके लिखेंगे, यानी एम एल के जे आई एच जी एफ ऐसे करके ए तक पूरी की पूरी श्रृंखला को लिखेंगे। क्यों लिखो भैया, लिखने से बचाने के लिए, तो क्वेश्चन ने खुद हमको अल्फाबेटिकल सीरीज लिख करके दे दी ना, तो हमको पलट करके लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, दाएं से 18वां अक्षर हमने काउंट करना शुरू किया। 13 अक्षर के दो पार्ट होते हैं, जेड से लेकर के एन तक 13 अक्षर हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना, जेड से लेकर के एन तक 13 अक्षर हो गए। 13 के आगे हमको कहां काउंट करना है, 5 अक्षर ही तो और काउंट करने हैं। तो एन के आगे 13 अक्षर के बाद 5 अक्षर, तो हमको एम और एल और के इनको काउंट नहीं करना, कहां काउंट कर ले, ए को काउंट कर ले। तो 13 के बाद 14 15 16 17 और 18, 18वें स्थान पर कौन नजर आ रहा है, ई नजर आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ई हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना सा काम करना था। जब क्वेश्चन ने स्वयं हमको अल्फाबेटिकल सीरीज लिख करके दे दी है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें कि जबरदस्ती अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स करके लिखें। हम रिवर्स करके लिखेंगे नहीं, हम रिवर्स से काउंट कर लेंगे। ठीक, हमको राइट से काउंट करना था, जेड से लेकर के एन तक 13 अक्षर, इसके बाद काउंट करना है रिवर्स में, तो हमने ए से काउंट शुरू किया। एम से क्यों करें, क्योंकि रिवर्स में लिखा गया, नहीं करेंगे तो ए से कर लिया, 5वें अक्षर पर ई आ गया, प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, चला चल करके देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन हम सबके सामने। ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। आओ चेक करें। कहता है ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। तो ए के बारे में जानकारी जो हमको दी गई है वो ये है कि ए भाई साहब जो हैं वो ए बी से बड़ा है परंतु सी से क्या है, छोटा। ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है। फिर कहता है डी जो है वो ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। ठीक है, डी के बारे में क्या है कि डी ई से तो छोटा है, डी ई से छोटा परंतु ए से क्या है, बड़ा। डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। फिर कहता है यदि सी डी से छोटा है तो, सी क्या है, डी से छोटा है, सी डी से छोटा है तो, इस स्थिति की चर्चा कर रहा है। अगर भैया डी सी से छोटा है तो अब हमारे पास स्थिति क्या बनेगी कि डी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है। ठीक,
सी डी से छोटा है, तो सी अगर डी से छोटा है तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन होगा। आगे की कंडीशन देखो कितनी आसानी से बन रही है, सी छोटा है डी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सी से छोटा कौन है, ए और बी। सी से छोटा कौन है, ए और बी। तो सी से छोटा हमारे पास कौन है, ए है। अच्छा, डी से भी छोटा कौन है, ए है। उससे छोटा कौन है, बी है। कौन बच रहा है, ई। ई किससे बड़ा है, डी से, तो ई बड़ा हो गया डी से। उसने हमसे यही पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई है। ऑप्शन नंबर बी, ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आ गई बात समझ में। क्या हुआ, ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है, तो ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा। डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा है तो सी डी से छोटा है, तो डी से बड़ा कौन है, ई। बाकी सारे लोग उससे छोटे हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दिन में 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती होती है। संपाती यानी कि कोइंसाइड, ओवरलैप करती। जैसे ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो इसको बोलते हैं संपाती होना या कोइंसाइड होना या ओवरलैप करना। दैट इज 0 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, जब कोइंसाइड की कंडीशन या संपाती की कंडीशन होती है तो क्या होता है, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, समय कितना दिया है उसने हमको, 4 से 5 का समय दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे। समय उसने हमको दिया है 4 से 5 का, तो अगर 4 से 5 का समय है तो घंटे की सुई कहां पर होगी, घंटे की सुई होगी 4 पर। मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर। मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर। अब घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। हमें क्या करना है, संपाती यानी 0 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए माना घंटे की सुई कांस्टेंट है, क्या कर दिया, घंटे की सुई को 4 पर कांस्टेंट कर दिया। मिनट की सुई को कितना चला दें कि वह घंटे की सुई के ऊपर आ जाए। मिनट की सुई को कितना चला दें कि वह घंटे की सुई के ऊपर आ जाए। तो मिनट की सुई को 12 से चला करके यदि हम 4 पर ले आवें, क्यों 4 पर क्यों लाएं, क्योंकि घंटे की सुई 4 पर कांस्टेंट है ना। तो अगर मिनट की सुई को 12 से चला करके 4 पर ले आए तो घंटे और मिनट की सुई देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गई, यानी 0 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, अब 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना समय लगा, एग्जैक्ट टाइम कितना लगा, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, उसके लिए मैंने आपको बताया है 60/55 वाली एक कंडीशन। ठीक, 60/55 इंटू मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी। अब इसको अगर आप 12/11 लिखना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हैं। ठीक, मिनट की सुई द्वारा दूरी कितनी है, 12 से 4, 12 से 1 2 3 और 4, कितने मिनट चली है, 20 मिनट। तो 60/55 इंटू 20 कर दीजिए, कितना आएगा सॉल्व करने पर, यह आता है 21 सही 9/11, यानी 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पर होंगी, और अगर होंगी तो यही ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो खेल क्वेश्चन में क्या चल रहा है, 4:21 सही 9/11 मिनट, एग्जैक्टली वही समय जो हम लोगों ने निकाला ये दिया हुआ है। अब बहुत से लोग आंखें होते हुए भी इस पर टिक कर देंगे और प्रश्न का उत्तर उनका गलत हो जाएगा। फिर कहेंगे कि सर हमने 4:21 सही 9/11 ही निकाला था, फिर क्यों गलत कर दिया गया। तो देखो ये समय उसने यहां पर जानबूझ करके 4 AM 5 AM दिया हुआ है, सुबह का समय, और ये लिखा हुआ है 4:21 सही 9/11 PM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, PM। तो AM का समय दे रहा है तुमको, तो PM में थोड़ी ना कोइंसाइड कराओगे, जाके AM में ही कोइंसाइड कराओगे ना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब देखो AM कहां लिखा है, तो 4:21 सही 9/11 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है AM के साथ में। तो 4:21 सही 9/11 हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बाइकर को साइक्लिस्ट कहा जाए, साइक्लिस्ट को सार्क कहा जाए, सार्क को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए और बिल्ली को चोर कहा जाए, तो कौन भौंकेगा, कौन भौंकेगा। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वर्ड रिप्लेसमेंट।
जिसको आप बोल सकते हैं शब्दों को दूसरे शब्दों से बदल देना। जैसे यहां पर कह रहा है बाइकर को साइक्लिस्ट कहा जाए, तो बाइकर को किससे बदल रहा है? साइक्लिस्ट से बदल रहा है। ठीक, साइक्लिस्ट को शार्क कहा जाए तो साइक्लिस्ट को किससे बदल रहा है? शार्क से। ठीक है, तो बाइकर को साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट को शार्क कहा जाए, शार्क को कुत्ता, कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को चोर कहा जाए, तो कहता है कौन भौंकेगा? तो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की बात पता है ना, कौन भौंकता है? भौंकना किसकी आदत होती है? कुत्ते की। तो भौंकता कौन है? कुत्ता। और कुत्ते को क्या कहा जाए? तो कहा है कि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए। कुत्ते को क्या कहा गया है? बिल्ली। तो यहां कुत्ते का कोड क्या है? कुत्ते का कोड है यहां पर बिल्ली। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्ते को बिल्ली कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, कुत्ते को बिल्ली कहा जाए क्योंकि भौंकता कौन है? कुत्ता, और कुत्ते को बिल्ली कहा जाए। अगला क्वेश्चन, संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। DCEF QPRS XWYZ ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है तो प्लेस वैल्यूज पर चलेंगे, बिना प्लेस वैल्यूज के और भी कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। रीजनिंग में कहीं पर भी लेटर मिले प्लेस वैल्यू से पहले, तो आओ जरा प्लेस वैल्यू के आधार पर चलें। डी की प्लेस वैल्यू 4, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5 और एफ की प्लेस वैल्यू 6। 4 3 5 6। क्यू से आगे बढ़े तो क्यू 17, पी 16, आर 18, एस 19। क्या इनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है? 4 से 17 प्लस का 13 है, 3 से 16 प्लस का 13 है, 5 से 18 प्लस का 13 है और 6 से 19 भी प्लस का 13 है। ठीक, एक तो ये कंडीशन है। अब यहां पर भी प्लस का 13 करते हुए मैं आगे चल सकते हैं, लेकिन कुछ और देखें, यहां उतना ऐड कौन करेगा जाकर के, है कि नहीं? उतना ऐड कौन करे? दूसरी एक कंडीशन दिख रही, 4 से 3 हो रहा है यानी कि माइनस का 1 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है यानी प्लस का 2 हो रहा है, और 5 से 6 हो रहा है यानी प्लस का 1 हो रहा है। -1 +2 +1 हो रहा है। सेम काम 17 से 16 माइनस का 1, 16 से 18 प्लस का 2, 18 से 19 प्लस का 1 हो रहा है। ठीक, यहां पर सेम काम क्या चल रहा है? क्या XWYZ में? तो ये हो रहा है 24, 24 से 23 माइनस का 1, 25 प्लस का 2, Z प्लस का 1 हो रहा है। यहां पर भी सेम काम हो रहा है। कौन सा? -1 +2 और +1 का। अब ऑप्शन में ये कहां चल रहा है? -1 +2 +1, बस यही चेक कर लेते हैं। ठीक, I से H हो रहा है यानी 9 से 8 हो रहा है माइनस का 1, फिर H से G हो रहा है। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे I की 9, H की 8, H की 8, G की 7, F की 6, तो 6 7 8 9 कैंसिल। यहां पर लिखोगे 19, 20, फिर 21 और 22। क्या ये होगा? नहीं, कैंसिल। SRQP करके लिखो, SRQP करके लिखोगे तो क्या +1 मिलेगा? Q माइनस P, Q से P पर माइनस का 1 होगा, हमको प्लस का 1 चाहिए, इसको भी कैंसिल मारो। यहां पर आओ NMOP में, तो जैसे ही NMOP लिखोगे आपको मिल जाएगा ये 14 है, फिर 13 है, फिर 15 है और फिर 16, यानी 14 से 13 माइनस का 1, 13 से 15 प्लस का 2 और 15 से 16 प्लस का 1, यानी -1 +2 +1 का लॉजिक आपको मिल रहा है। कहां पर? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा, डी से क्यू प्लस का 13, सी से पी प्लस का 13 ऐसे भी चल रहा है, तो हम एक्स प्लस का 13 कर सकते हैं। क्या? एक्स में प्लस का 13। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है? 24। ठीक है, प्लस का 13 करोगे 25, वाई 26, जेड, 2 खत्म हो गए, 11 पर जाएंगे तो क्या हमको मिलेगा? एक्स से इज इट एक्स प्लस 13? ना मिलेगा, एन तब भी नहीं मिलना ना। यही वाला लॉजिक लगेगा भैया, 13 वेरा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक, यही एकमात्र लॉजिक है जो लग रहा है, -1 +2 +1 का। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। जरा बताओ भैया, कितने त्रिभुज आएंगे दी गई आकृति में? बता डालो जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? 24, 22, 20। आओ देखो, सबसे पहले इस बाहर वाले फिगर को पकड़ते हैं। ठीक है,
मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने कहा था जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है अगर पूछे तो कैसे करोगे, तो मैंने कहा था 1 2 उठा करके दोनों को जोड़ दो 3, ठीक। अब अगर इसके भी पार्टीशन कर दिए जाएं, ये तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन था, अब इसमें सॉरी ये वर्टिकल पार्टीशन था, अब इसके हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कर दिए जाएं, यानी अब इसमें एक मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कहूं कि बताओ कितने ट्रायंगल आएंगे, तो भैया एक ये छोटा वाला 1 2 और 3 और एक ये बड़ा वाला 1 2 और 3, यानी 6 ट्रायंगल आएंगे। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि हमने केवल एक बार पार्टीशन गिना, दैट इज 1 एंड 2, 1 + 2 3, अब जितना हॉरिजॉन्टल पार्टीशन आए उतने का गुणा कर दें, ठीक। यानी 1 और 2 पार्टीशन है तो 3 दूनी 6 कर दें। अगर मैं एक और लाइन यहां पर खींच लूं, अब क्या करूंगा, तो अब 1 2 और 3 कर दो, 1 2 और 3 यानी 3 3 9, 9 ट्रायंगल होंगे। अगर मैं एक और पार्टीशन यहां पर ऐसे खींच दूं, ठीक है, एक और पार्टीशन यहां पर ऐसे खींच दूं, अब कहूं कि बताओ कितने ट्रायंगल होंगे, तो जितने हॉरिजॉन्टल पार्टीशन होते जाएं उतने का गुणा करते जाओ, 1 2 3 और 4। अब 3 में 4 का गुणा करोगे तो कितने ट्रायंगल आएंगे, 12 ट्रायंगल यहां से इस फिगर से मिलेंगे। कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 12 फिगर, ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो फिगर हमको नजर आ रहा है, इस फिगर को जब हम चेक करते हैं, ठीक, तो यहां पर यहां से कितना ट्रायंगल हमको मिलेगा, 3, नीचे आएंगे तो और कितना ट्रायंगल मिलेगा, 3, सेम फिगर बन रहा है ना, फिर नीचे आएंगे तो और कितना ट्रायंगल हमको मिलेगा, 3, और फिर और नीचे आएंगे तो और कितना ट्रायंगल हमको मिलेगा, 3, यानी कि 3 3 6 3 9 और 3 12 ट्रायंगल हमको ये सीधा सीधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। अलग से मैंने इसलिए करके दिखा दिया था, ठीक है। 12 ट्रायंगल तो सीधे सीधे हमारे पास ये हो गए। इन 12 ट्रायंगल के बाद अब ध्यान से बहुत देखना, इन 12 ट्रायंगल्स के बाद और कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं जो मिलेंगे। अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल उठा लूं, केवल और केवल ये वाला ट्रायंगल, तो यहां से कितने ट्रायंगल मुझे मिलेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी प्लस का 3। और इसी ट्रायंगल को अगर मैं नीचे तक ले आऊं, इसी ट्रायंगल को अगर मैं नीचे तक ले आऊं, यहां तक ले आऊं, तो 3 ट्रायंगल मुझे और नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे, 3 ट्रायंगल और नजर आएंगे ना। ये 3 ट्रायंगल अलग हैं और पहले वाले इस 12 में जो 3 ट्रायंगल थे वो ऊपर वाले जो दोनों लाइंस आई थी उसके अनुसार थे 3 ट्रायंगल, ठीक। तो 3 ट्रायंगल और मिलेंगे, यानी प्लस का 3 और कर दिया, ठीक। और क्या कोई ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं, तो ध्यान से देखो और कौन कौन से ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं यहां पर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जब ये वाली लाइन नीचे तक आती है तो ये 2 नन्हे नन्हे से ट्रायंगल बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं, ये भी तो 2 नन्हे नन्हे से ट्रायंगल बनते हैं। जैसा एक ये बन रहा है वैसा ही एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, दैट इज हमको 2 ट्रायंगल और मिल गए ना यहां पर, तो प्लस का 2 कर दिया। क्या और कोई ट्रायंगल यहां पर बचा हुआ है अभी, और कोई ट्रायंगल, हां ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल को अभी तक हमने काउंट नहीं किया, इसको भी तो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये एक ट्रायंगल हमको मिल जाएगा यहां पर, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1। सिमिलरली ऐसा ही सिमेट्रिकल फिगर हमको ये भी मिल रहा है, यानी यहां से कितने ट्रायंगल हमको मिलेंगे, एक और, तो प्लस का 2 ट्रायंगल हमको और मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल गया। अब क्या कोई और ट्रायंगल यहां पर बचा है हमारे पास में काउंट करने के लिए, ठीक। क्या कोई और ट्रायंगल यहां पर बचा काउंट करने के लिए, नहीं। जितने भी ट्रायंगल थे हमने सारे के सारे ट्रायंगल काउंट कर लिए। कितना हो गया, 12 3 15 3 18 2 20 और 2 22, कितना आ रहा है 22। तो जितने लोगों का आंसर 22 आया है ना, बस वही केवल और केवल सही है, बाकी सारे के सारे लोग गलत है, ठीक। इस चित्र में केवल और केवल 22 ट्रायंगल हैं, ठीक। आ जाओ, कहता है 8 जुलाई 2009 को रविवार है, 8 जुलाई 2009 को रविवार है, तो 23 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। 2009 की डेट दी है, 2013 की डेट जानना चाहता है, यानी क्वेश्चन में कहां चलना है, हमें फॉरवर्ड चलना है। क्वेश्चन में कहां चलना है, फॉरवर्ड। ईयर में 2009 से 2013 तक, और डेट और मंथ भी चेंज है, 8 जुलाई से हमको जाना है 23 सितंबर तक। तो पहले ईयर वाइज और फिर मंथ वाइज चल लेते हैं, ठीक। अगर हम ईयर वाइज चलते हैं तो वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक, ये हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 2009 + 4 13, कितने ईयर्स मिलेंगे, 4।
इन 4 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज यानी विषम दिनों की संख्या हमको कितनी मिलेगी? विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी? जितने भी वर्ष हैं उतने विषम दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, एक विषम दिन तो देता ही देता है। प्लस जितने लीप वर्ष इन 4 वर्षों में मिलेंगे उतने एक्स्ट्रा डेज और मिल जाएंगे, क्योंकि हर लीप वर्ष साधारण दिन की अपेक्षा एक दिन एक्स्ट्रा डे देता है। ठीक, तो 2009 से 2013 में कितने लीप वर्ष मिलेंगे? 2010, 2011, 2012, 2013 ऐसे वर्ष जो 4 से डिविजिबल हों। तो 2012 केवल 4 से डिविजिबल है, तो 2012 एक लीप ईयर मिलेगा, तो एक लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा डे ये हो गया हमारे पास, एक लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा डे। अब ये तो ईयर वाइज हो गया, मंथ वाइज कहां से कहां तक चलना है? 8 जुलाई से 23 सितंबर तक चलना है। तो 8 जुलाई से अगर चलना शुरू करना है तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, उसमें से 8 दिन निकल गए। बेस डेट को कभी भी काउंट नहीं करते, 8 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे जुलाई में हमारे पास? 31 में से 8 दिन निकल गए तो केवल 23 दिन बचे, 23 डेज। ठीक, अब इन 23 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 7 से भाग देने पर पता चल जाएगा। तो जुलाई में 8 जुलाई से जब आगे चलना शुरू करेंगे तो जुलाई में बचे 23 दिन, 23 में 7 का भाग दिया तो 7 या 21, रिमाइंडर मिला 2 जुलाई का। अगस्त का रिमाइंडर, अगस्त 31 का महीना है तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 3। और सितंबर में कहां तक जाना है? 23 सितंबर तक। तो जहां तक जाना है बस उतने में ही संख्या का 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, रिमाइंडर मिला 2। ये टोटल रिमाइंडर हो गया। और अगर ये टोटल रिमाइंडर हो गया तो सबको जोड़ के 7 से भाग दें या फिर सीधे सीधे 7 के बंडल्स को यहां से कैंसिल कर दिया जाए। तो ठीक, 2 + 3 5 + 2 7 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 + 1 5। कितना बच रहा है? 5 रिमाइंडर बच रहा है। और जाना कहां है? 2009 से 2013 यानी फॉरवर्ड, तो 5 दिन फॉरवर्ड जाना है, 5 दिन आगे। कहां से? रविवार से 5 दिन आगे। अब चाहे तो तुम रविवार से 5 दिन आगे जाओ, या मैंने क्या बताया कि दिनों का चक्र 7 दिनों का होता है, तो रविवार से 5 दिन आगे जाएं या फिर 2 दिन पीछे चले जाएं। रविवार से 5 दिन आगे जाएं या 2 दिन पीछे चले जाएं, दिनों का आंसर वही आएगा। भाई 5 दिन आगे जाने में हम क्यों गिने इतना? हम 2 दिन सीधे पीछे चले जाएं। तो रविवार से 2 दिन पीछे क्या होता है? 1 दिन शनिवार, 2 दिन शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आपके इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। कहां आ रहा है फ्राइडे? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्राइडे इज राइट आंसर। ये 2 दिन बैकवर्ड क्यों गए हैं? दिन कितने होते हैं? 7। उन 7 दिनों में 5 दिन फॉरवर्ड जाना है। 5 दिन हम आगे जाएं कि रविवार से 1 दिन बाद सोमवार, 2 दिन मंगलवार, 3 दिन बुधवार, ऐसे करें? नहीं करना था, इतना नहीं गिनना चाहते। तो 7 में से 5 घटाया 2 और फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड, 2 दिन बैकवर्ड जाओगे तो भी आंसर फ्राइडे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि हम विकल्प में दिए गए सभी शब्दों को वर्णानुसार रखते हैं, विकल्प में दिए गए सभी शब्दों को वर्णानुसार यानी अकॉर्डिंग टू दियर अल्फाबेटिकल लेटर्स अरेंज करते हैं, तो इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा आएगा? क्या पूछ रहा है? इस शब्द में, इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा आएगा? ठीक, यानी दिए गए शब्दों सॉवेल, शूज, सावर और साउथ को हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है, और जो सबसे अंत में जो अच्छा रहेगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो जब हम चेक करना शुरू करते हैं तो SHO, 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 SHO सब जगह पर कॉमन है। ठीक, अगला लेटर यहां पर चेक करेंगे, जहां तक कॉमन लेटर्स आते हैं उनके आगे चेक करना पड़ेगा। तो ये है V, ये है E, ये है W और ये क्या है? U। तो अब एक बात बताओ कि हमारे पास में V, E, W और U में पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? पहले आता है हमारे पास में E। तो सबसे पहले कौन अरेंज होगा? सबसे पहले शूज अरेंज होगा। ठीक, शूज के बाद V, W और U में पहले कौन आता है? U आता है, तो पहले साउथ अरेंज होगा। फिर V और W में पहले कौन आता है? V, तो पहले ए अरेंज होगा, और फिर W आता है तो फिर ये अरेंज होगा 4। यानी पहले स्थान पर सूज, दूसरे में साउथ, तीसरे में सावल और तीसरे में सावर, ये क्या होंगे? अरेंज होंगे। तो उसने हमसे पूछा है अंतिम शब्द कौन सा होगा, तो अंतिम शब्द कौन सा निकल करके आ रहा है? सावर। तो यही सावर हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, क्लियर? धुरंधरों, परीक्षा है 2 दिन बाद है, आओ। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 15, नहीं C, 15 तो क्वेश्चन की संख्या है, क्वेश्चन नंबर, और
चूंकि मॉक टेस्ट होता है लाइव, रोज शाम को 7:30 बजे हम लोग मिलते हैं, तो आज के इस लाइव मॉक टेस्ट के 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक, ऐसे सभी टॉपिक जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस वर्षों में, ठीक है, और उन टॉपिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो बहुतायत में पूछे गए हैं, बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट में यहां पर आप लोगों के लिए तैयार करके लाता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए, फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। ठीक, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। इसका लिंक भी सीधे क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक, क्यों डाउनलोड करना है आपको बताते हैं। यदि डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही हो या कुछ पूछना जांचना हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस आप लोगों के लिए रीजनिंग के उपलब्ध हैं। ठीक, यदि आपको जरूरत महसूस हो रही हो, रीजनिंग में आपको समस्या आ रही हो, रीजनिंग की वजह से एग्जाम तुम्हारा पिछड़ रहा हो, या रीजनिंग की वजह से एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ अंकों से मार्क रुक जाता है, तो रीजनिंग तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र काम करेगा। सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारा बनकर के रहेगा रीजनिंग, अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार रीजनिंग ढंग से। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक बार पढ़ ली तो श्योर है, अगर आता है क्वेश्चन तो नंबर दे करके जाएगा। और आएगा कैसे? जब अच्छे से पढ़ लिख लोगे, है कि नहीं। तो रीजनिंग के कुछ कोर्सेस आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे ये यूपीएसआई के लिए कोर्स उपलब्ध है। यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये 100 बैच है। यूपीएसआई के लिए क्लासेस 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यूपीएसआई की परीक्षा जितने भी व्यक्तियों को देना है सबके लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 28 जुलाई से। ठीक, और यूपीएसआई में लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग विषय से। 55 क्वेश्चन, मिनिमम 55 से 56 क्वेश्चन, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट इन एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड, इन सब से कुल मिलाकर के 55-56 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग मैथ का जो 40 क्वेश्चन का सेट होता है, वहां से भी रीजनिंग के 15-20 क्वेश्चन वहां भी मिलते हैं तुमको। ठीक, तो रीजनिंग बहुत जरूरी विषय है, अच्छे से पढ़ लो, हमसे पढ़ लो चाहे किससे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो अच्छे से ताकि सिलेक्शन हो सके। ठीक, अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का। ठीक, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार की रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत रीजनिंग पढ़ लेंगे तो दोबारा कहीं आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा वादा है तुमसे, विश्वास है मेरा, कहीं तुमको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करते रहोगे रीजनिंग की, तो तुम्हारा बेड़ा वहीं से पार हो जाएगा, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बन करके आएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे जहां की परीक्षा हो, हर स्टेट की परीक्षा आप इस रीजनिंग को पढ़ के देंगे, आपका रीजनिंग कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। एसएससी दो, रेलवे दो, बैंक दो, चाहे जो परीक्षा दो, रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आरओ का कोर्स है, तो परीक्षा आ चुकी है इसकी। ठीक, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग का, रीजनिंग एक्सप्रेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन क्लास के लिंक में दिया हुआ है, और इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्विजेस यहां पर रीजनिंग के मिलते हैं आपको, साथ ही साथ क्लासेस के शेड्यूल वगैरह की जानकारी, और आप अपने डाउट्स भी यहां पर डायरेक्टली हमको शेयर कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज का लिंक है ना, ये सारे कोर्सेज का लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप में सारे के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक, क्लास को लाइक करना, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर अब मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आपकी परीक्षा भी बहुत अच्छी होगी। ठीक, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।